आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि एक ब्लैक होल बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, मतलब एक ब्लैक होल कैसे बनता है और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या हमारी अर्थ ब्लैक होल बन सकती है। देखो, ब्लैक होल का बेसिक आइडिया सन 1687 में सर आइजक न्यूटन द्वारा दिए गए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से शुरू हुआ, जब 1783 ईस्वी में जॉन मिशेल ने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन में एक पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि एक स्टार जो काफी बड़ा और भारी होगा उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगी। मतलब तारे की सतह से निकलने वाली कोई भी लाइट तारे की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बहुत दूर जाने से पहले ही वापस खींच ली जाएगी। और उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे बहुत से स्टार्स हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनसे आने वाली लाइट हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी हम उनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील कर पाएंगे। उन्होंने ऐसे तारों को डार्क स्टार नाम दिया था। और उनके कुछ साल बाद फ्रेंच साइंटिस्ट मार्क्वेस डी लाप्लास उन्होंने भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सुझाव दिया था, लेकिन उस समय लाइट के बारे में दो थ्योरीज थी। पहली ये कि लाइट पार्टिकल से बनी है और दूसरी ये कि लाइट वेव से बनी है, जो कि आज हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स वेव पार्टिकल डुअलिटी के हिसाब से लाइट को वेव और पार्टिकल दोनों माना जा सकता है। लेकिन उन्होंने लाइट को पार्टिकल मानकर समझाया, जिसका कारण शायद ये हो सकता है कि इस थ्योरी के हिसाब से कि लाइट वेव्स से बनी है तो हमें ये साफ अंदाजा नहीं था कि ये ग्रेविटी पर कैसे रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन अगर लाइट पार्टिकल से बनी है तो हम ये समझ सकते हैं कि इस पर ग्रेविटी का उसी तरह से प्रभाव पड़ेगा जैसे प्लेनेट स्टार्स या किसी तोप के गोले पर पड़ता है। और शायद यही कारण रहा होगा कि उन्होंने लाइट को पार्टिकल मानकर समझाया। लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट मतलब फिक्स होती है। जैसे इमेजिन करो कि हमारे अर्थ से ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद या तोप की गोली ग्रेविटी से धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और आखिर में रुककर वापस नीचे की तरफ गिरने लगेगी। लेकिन एक लाइट का क्वांटम पार्टिकल फोटोन, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, मतलब उसे तो एक जैसी स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर न्यूटन की ग्रेविटी लाइट पर कैसे असर डालेगी? इसकी कोई बेस्ट या अपग्रेडेड थ्योरी तब तक नहीं आई जब तक सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1915 में अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये नहीं बताया कि ग्रेविटी कोई सिंपल फोर्स नहीं बल्कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। इसका मतलब ये था कि लाइट भी स्पेस टाइम के इसी कर्व पर चलती होगी, और अगर स्पेस टाइम बहुत ज्यादा मुड़ जाए तो लाइट के लिए भी बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो सकता है। और यह समझने के लिए कि ब्लैक होल कैसे बनता है, हमें सबसे पहले एक स्टार के लाइफ साइकिल को समझना होगा। देखो, एक स्टार तब बनता है जब स्पेस में बहुत सारी गैसेस, जिसमें से मैक्सिमम हाइड्रोजन गैस और धूल के कण के बादल जो कई लाइट ईयर्स तक फैले हो सकते हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। और जब ये बादल एक ही रीजन में जमा होने लगते हैं, मतलब वहां पर उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि हर एक चीज जिसका मास है वो अपने मास के हिसाब से ग्रेविटी जरूर क्रिएट करता है, भले ही वो एक छोटा सा पार्टिकल ही क्यों ना हो। और अब वो अपने आसपास की गैसेस को और ज्यादा तेजी से खींचते हैं, जिससे गैस के एटम्स एक दूसरे से ज्यादा बार और ज्यादा तेजी से टकराने लगते हैं और गैस गर्म होने लगती है, जिससे उसके सेंटर में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट बनता है। इस स्टेज को हम प्रोटो स्टार कहते हैं, क्योंकि अभी इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है। और जब उस प्रोटो स्टार के कोर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। मतलब अब उसके अंदर हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से टकराएंगे भी और वो आपस में मिलकर हीलियम एटम भी बनाएंगे, और अब हम इसे एक स्टार कहते हैं, जिससे निकलने वाली एनर्जी स्टार्स को चमकाती है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तक एक स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, तब तक वो स्टार एक स्टेबल स्टेज में होता है। मतलब तब तक वो स्टार ना तो अंदर की तरफ कंप्रेस होता है और ना ही बाहर की तरफ फैलता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन से क्रिएट बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रेशर और ग्रेविटी जो उस स्टार को अंदर की तरफ कंप्रेस करती है, तब वो एक बैलेंस कंडीशन में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक रबर की गेंद को आप हाथ से कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन किसी ठोस लोहे की गेंद को नहीं। और अगर हमें रबर की गेंद को हाथों से कंप्रेस होने से रोकना है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि रबर की गेंद के अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट हो, जिससे रबर की गेंद कंप्रेस ना हो। और ऐसा ही कुछ हमारे सन में न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। और आखिरकार जब किसी स्टार का हाइड्रोजन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है, मतलब उसके अंदर वाला आउटवर्ड प्रेशर खत्म होने लगता है, तब वो स्टार ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ कंप्रेस होने लगता है। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि एक स्टार में जितना ज्यादा फ्यूल होता है, उतनी ही जल्दी वो खर्च होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक स्टार जितना बड़ा और भारी होगा, उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी उतनी
जितनी ही ज्यादा पावरफुल होगी तो उसे अपनी ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए उतना ही ज्यादा गर्म होना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वो गर्म होगा उतनी ही तेजी से उसका फ्यूल भी खत्म होगा। जैसे हमारे सूरज में लगभग 5000 मिलियन सालों के लिए काफी फ्यूल है न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए, लेकिन ज्यादा बड़े स्टार्स अपना फ्यूल सिर्फ लगभग 100 मिलियन सालों में ही खत्म कर सकते हैं। और आखिरकार जब किसी स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा तो वो अपने मास या ग्रेविटी के हिसाब से व्हाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनते हैं। जिसे समझने के लिए हमें चंद्रशेखर लिमिट के बारे में समझना होगा, जिसे सन 1930 में हमारे भारतीय फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने केवल 19 साल की उम्र में खोजा था। उन्होंने इसे मैथमेटिकली प्रूफ किया कि किसी स्टार की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रुकने के बाद अगर उस स्टार की कोर का मास हमारे सन के मास से लगभग 1.44 गुना से कम है तो वो स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी सफेद बौना तारा बनेगा। मतलब फिर उस स्टार की ग्रेविटी को उस स्टार के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का देकर वो उस स्टार की ग्रेविटी को बैलेंस कर सकते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डिजेनेसरी प्रेशर कहते हैं, जिन्हें इस महान खोज के लिए सन 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन उस स्टार के कोर का मास हमारे सन के मास का 1.5 गुना से ज्यादा भारी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो स्टार व्हाइट डॉर्फ स्टार नहीं रहेगा, क्योंकि इस लिमिट से ज्यादा स्टार की ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन प्रेशर उसे कंप्रेस होने से नहीं रोक पाएगा। इससे या तो वो स्टार न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन सकता है। और अगर उस स्टार की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो न्यूट्रॉन स्टार को भी कंप्रेस करने लगे तो वो स्टार एक ब्लैक होल बन जाएगा। मतलब अब उसके स्टार के अंदर का कोई भी प्रेशर उसे कंप्रेस होने से नहीं बचा पाता, और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती। और क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। और हम जो ये ब्लैक होल में ये चमकती हुई चीज देखते हैं वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं बल्कि वो डस्ट या गैस के पार्टिकल्स हैं जो उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर तेजी से टकराते होंगे, जिससे उनका टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे वहां पर हल्की धुंधली लाइट चमकती हुई दिखती है। और अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या हमारी अर्थ ब्लैक होल बन सकती है। तो देखो, अगर हम बात करें कि वो अपनी ग्रेविटी से कंप्रेस होकर ब्लैक होल बन जाए तो शायद इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ का मास इतना नहीं है कि वो अपनी ग्रेविटी से कंप्रेस होकर के ब्लैक होल बन जाए। लेकिन अगर हम इसे थ्योरेटिकली कहें तो हमारी अर्थ ब्लैक होल बन सकती है, क्योंकि अभी तक हमने जितना ग्रेविटी के बारे में समझा है तो उसके हिसाब से ग्रेविटी मास और उसके दूरी पर निर्भर करती है। और इस हिसाब से अर्थ को ब्लैक होल बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि अगर हम अपने अर्थ का मास कैसे भी करके इतना बढ़ा दें कि उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाए कि वो अपनी ग्रेविटी से कंप्रेस होकर के ब्लैक होल बन जाए। और दूसरा ये कि अगर हम अपनी अर्थ को इतना कंप्रेस कर दें कि उसकी ग्रेविटी या सरफेस ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो ब्लैक होल बन जाए। देखो, जब हम अपनी अर्थ को कंप्रेस करेंगे तो मान लो कि हमारे अर्थ का पूरा ग्रेविटेशनल पुल 10 किलोमीटर का है तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन अर्थ को कंप्रेस करने से उसकी सरफेस ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसे हम श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं। मतलब एक ऐसा रेडियस जहां पर उस स्टार या प्लेनेट की ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो एक ब्लैक होल बन सकता है, जिसे सन 1916 में जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टीन के इक्वेशन का यूज करके निकाला था। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सन का श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस लगभग 3 किलोमीटर का है। मतलब अगर हम अपने सन को लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में कंप्रेस कर दें तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। और ऐसे ही इमेजिन करो कि हमारे पास ऐसी कोई चीज या मशीन है जिससे हम अपनी अर्थ को लगभग 9 मिलीमीटर के रेडियस यानी एक मूंगफली के दाने जितना कंप्रेस कर पाए तो हमारी अर्थ एक ब्लैक होल बन सकती है। और फिर उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती।